next concept of ionic equilibrium is pH of strong acid, strong bases of very high concentration. तो आप देखो अगर किसी भी एसिड या बेस की कॉन्सेंट्रेशन अगर एक सिग्निफिकेंट वैल्यू से बहुत ज्यादा कर दी जाती है तो उस केस में 100% डिसोसिएशन नोटिस में नहीं आता है. तो आपको सबसे पहली पॉइंट यही लिख लेना है. सो राइट डाउन एट वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन, राइट डाउन एट वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन, at very high concentration, dissociation of strong acid, dissociation of strong acid or strong base, dissociation of strong acid or strong base is not 100%. मतलब जो डिसोसिएशन है वो थोड़ा कम हो जाता है. नॉर्मल कंडीशन में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग 100% डिसोसिएटेड मानते हैं, बट जब बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन ले ली जाती है तो उस कंडीशन में ये 100% डिसोसिएटेड नहीं होता है. तो अब जितने परसेंट डिसोसिएट होगा उसी के बेसिस पर पीएच कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो ऐसी कंडीशन में या तो आपको गिवन होगा कि कितने परसेंट डिसोसिएट हो रहा है या फिर आप अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल पाओगे. ठीक है, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको. तो अब आप एक क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले. So write down, calculate the pH of 10m and 100m HCl. Calculate pH of 10m and 100m HCl. तो आप देखो जब HCl की कॉन्सेंट्रेशन 10m या 100m होगी तो आप समझ रहे हो ना 100 मोल HCl के लीटर वाटर में प्रेजेंट है. तो 36.5 होगा. इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन अचीव ही नहीं होगी. मतलब ये मोर और लेस एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. प्रैक्टिकल से 10m तक पहुंच गया किस तरीके से, तो इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन 100% डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा. समझ गए यहाँ तक पहले? इतनी बात क्लियर है? आपकी वॉइस लैग हो रही थी. मैंने आपसे बोला कि अगर pH 10m है और 100m HCl है, दो ऑप्शन है, तो इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन पे HCl 100% डिसोसिएटेड हो गई नहीं. तो ये मोर और लेस एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. या तो हमें गिवन होता कि कितना डिसोसिएट हो रहा है या फिर हम उसका pH वेरी करके लिखेंगे कितना आ रहा है. वो दोनों डेटा आपको लिखने पड़ेंगे. तो अगर हम 100% डिसोसिएशन मानते हुए pH लिखें तो ये -1 और -2 रिस्पेक्टिवली आ जाएगा. बट एक्चुअली में pH ना तो -1 होगा ना -2 होगा. ये उससे थोड़ा सा अपर एंड की तरफ चलेगा, यानी 0 से -1 और 0 से -2 के बीच में लाई कर जाएगा. ये बात आपको लिखनी है. तो देखो हमने 10m HCl का अगर pH निकाला या अज्यूम करते हुए कि वो 100% डिसोसिएटेड है तो pH इज इक्वल टू माइनस टाइम्स log ऑफ H प्लस, तो pH आएगा -1. बट आपको पता है कि 100% डिसोसिएशन पॉसिबल ही नहीं है इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन के लिए. या तो क्वेश्चन में गिवन होता कि कितने परसेंट डिसोसिएटेड है तो हम अकॉर्डिंगली H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालते, लेकिन नहीं गिवन है तो हमें पता है कि इसका जो pH है वो इन बिटवीन 0 एंड -1 होगा. एंड 0 इज सर्टेनली द अपर लिमिट. -1 से 0 के बीच में वैल्यू आएगी. अगर आपको लोअर से अपर वाली रेंज लिखनी है तो यू शुड राइट -1 एंड 0. जब नेगेटिव वैल्यू जो है वो लोअर लिमिट होगी. ठीक है. अब ऐसे अगर 100m HCl के लिए निकालेंगे तो स्टार्टेड वैल्यू से तो -2 आएगा, बट वो -2 भी नहीं पहुंचेगा. वो रेंज 0 से -2 होगी. अगर और बहुत प्रिसाइसली बताऊं तो क्लोज टू -1 या उससे ही नीचे वाली वैल्यू रहेगी. ठीक है. तो सिमिलरली आप 100m HCl के लिए कैलकुलेट करोगे तो अगर आप 100m HCl लिखेंगे और अगर हम इसको 100% डिसोसिएटेड मान लें, जो कि एक बहुत रॉन्ग अजम्पशन है, बट फिर भी अपने सॉल्व करने के लिए इसको माइनस टाइम्स log ऑफ 100 लिख के अगर सॉल्व कर दें तो ये वैल्यू -2 आ जाएगी. बट सेम लॉजिक जो मैंने आपको बताया कि 100% डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं होगा, तो उसकी जो pH रेंज होगी वो सर्टेनली लेस देन 0 जाएगी. इसमें कोई डाउट नहीं है. मतलब ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव में pH नहीं हो सकता, हो सकता है. स्टैंडर्ड कंडीशन में pH इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 एंड 14, बट ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव में नहीं जा सकता, जा सकता है, बट वो एग्जैक्टली -2 नहीं पहुंचेगा क्योंकि 100% डिसोसिएशन तो पॉसिबल नहीं है. समझ में आया पहले आपको? अब जो काम स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कह रहा है वही काम स्ट्रॉन्ग बेस के लिए करिए, बस pH की जगह pOH निकालेंगे. सेम क्वेश्चन चाहो तो एक NaOH के लिए और सॉल्व कर लो. 10m एंड 100m NaOH के लिए सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लो. तो राइट डाउन, कैलकुलेट द pH ऑफ 10m एंड 100m NaOH. तो हमने लिखा कैलकुलेट pH ऑफ 10m NaOH और 100m NaOH. तो 10m NaOH के लिए पहले pOH कैलकुलेट करेंगे. तो दिस इज माइनस टाइम्स log ऑफ 10 व्हिच कम्स आउट टू बी -1. तो pH की वैल्यू आ जाएगी 15. लेकिन आपको पता है 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, तो pH जो लिखेंगे वो 14 से 15 के बीच में आएगा.
सिमिलरली अगर हम 100 m NaOH लेंगे जो कि नियरेस्ट टू इम्पॉसिबल है, अगर थ्योरेटिकली कोई आपसे सवाल पूछ ही ले कि भाई इसका पीएच बताओ, तो हम अपने फॉर्मूले से पीओएच कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 100 आ जाएगा विच इज -2। तो अगर इसको पीएच में कन्वर्ट करेंगे तो 14 माइनस पीओएच करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 16। बट अगेन सेम कंसर्न, इट इज नॉट 100% डिसोशिएटेड, सो पीएच रेंज होगी 14 से 16 के बीच में। क्लियर यहाँ तक? इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। सो राइट ऑन, इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, in presence of a strong electrolyte, in presence of strong electrolyte, dissociation of weak electrolyte in presence of strong electrolyte, dissociation of weak electrolyte is suppressed in presence of strong electrolyte, dissociation of weak electrolyte is suppressed सप्रेस का मतलब समझ रहे हो ना, फोर्सफुली डिक्रीज्ड। केवल डिक्रीज नहीं बोलना है, फोर्सफुली डिक्रीज मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने फोर्स से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन सप्रेस कर दे रहा है। सो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड इफ both the electrolytes have one ion common. If both the electrolytes have one ion common. In presence of a strong electrolyte, dissociation of weak electrolyte is suppressed if both the ions have one ion common. ठीक है, ये एक्चुअली में ली चैटलेट्स प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है, तो अगली लाइन में ऐड कर लो। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ, जो हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा था, ये उसी का एप्लीकेशन है। सो इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलेट्स प्रिंसिपल। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलेट्स प्रिंसिपल। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलेट्स प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो अगर इसको एग्जांपल से समझाऊं, तो जैसे सपोज करो हमारे पास एक वीक एसिड है, एसिटिक एसिड CH3COH। अब ये पहले वीक एसिड है तो ये बहुत कम H+ तो पहले ही दे रहा था, लेकिन अगर आपने इस एसिटिक एसिड में एक HCl का सोल्यूशन ऐड कर दिया, तो HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें H+ और Cl- आयन प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे ही आपने एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में HCl का सोल्यूशन ऐड किया, तो इससे एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएगा। एक्चुअल टर्म है सप्रेस्ड। सप्रेस्ड का मतलब हुआ वो इतना कम हो जाएगा कि उसकी वैल्यू ही खत्म। राइट, तो आप ध्यान से नोटिस करो तो देखो यहाँ पे H+ आयन कॉमन हो गया। तो मैंने बोला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन सप्रेस कर जाता है अगर दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में एक आयन कॉमन हो। तो जैसे यहाँ पे दोनों में H+ आयन कॉमन है तो डिसोसिएशन सप्रेस कर रहा है। कैसे पता चल रहा है वो भी हम लोग पीएच कैलकुलेशन करके देखेंगे, अभी मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। बट पहले आप जरा ली चैटलेट प्रिंसिपल से इस बात को समझो कि जैसे आपने एसिटिक एसिड में HCl ऐड करा तो उससे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और अगर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो आपको बताया कि अगर किसी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाए तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड। पहले ही एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन बहुत कम था, अब उसमें एक्सटर्नली आपने H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो ये इक्विलिब्रियम और बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो उससे क्या होगा? एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। समझ आया? तो इस पॉइंट को नीचे ऐड कर लो। इन प्रेजेंस ऑफ HCl, in presence of HCl,
dissociation of acetic acid in presence of HCl, dissociation of acetic acid is suppressed. Dissociation of acetic acid is suppressed as on addition of HCl in acetic acid, H plus ion concentration increases. Hence, equilibrium shifts in backward direction. Hence, equilibrium of acetic acid shifts in backward direction. तो पहले ही कम डिसोशिएट हो रहा था और उसके बाद उसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में और चला गया, तब तो पूरा स्कोप ही खत्म हो गया कि कोई एक्सेस में वो कंट्रीब्यूट कर पाए, यानी नेग्लिजिबल डिसोसिएशन आ जाएगा या सप्रेस्ड वाला टर्म बोलेंगे, तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब इसके सवाल डील करने का तरीका ये होता है कि कहीं पे भी अगर आपको कॉमन आयन इफेक्ट दिख जाएगा तो इसमें कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से रेगुलेट होती है। कभी भी अगर आपको कॉमन आयन इफेक्ट नोटिस में आएगा तो कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन किससे रेगुलेट करेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। बस यही एक खास बात है। नेक्स्ट केस देखेंगे। इन केस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन इज रेगुलेटेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अगर हमने HCl और एसिटिक एसिड का केस लिया हुआ है तो उसमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो HCl रेगुलेट करेगा, ना कि एसिटिक एसिड। अब इस चीज को हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में सीखते हैं, तब आपको पता चलेगा कि कितना डिक्रीज हुआ है। तो आप एक क्वेश्चन लिखो, calculate the pH of the solution. Calculate the pH of the solution obtained by mixing. Calculate the pH of the solution obtained by mixing 100 ml 0.1 m acetic acid. Its Ka value is 10 to the power minus 5 and 100 ml 0.1 m HCl. Also calculate acetate ion concentration. Also calculate acetate ion concentration. So calculate the pH of the solution obtained by mixing 100 ml 0.1 m acetic acid and 100 ml 0.1 m HCl. Also calculate acetate ion concentration. तो अब देखो यहाँ पे हमने 100 ml एसिटिक एसिड में 100 ml HCl ऐड किया, 100 ml 0.1 m एसिटिक एसिड में अगर हम 100 ml 0.1 m HCl ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम जो है वो 200 ml हो गया। तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होके कितनी हो जाएगी? 0.05 ईच। तो यहाँ से अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड निकालेंगे तो मिलीमोल्स हो गए 0.1 into 100, टोटल वॉल्यूम हो गया 200 ml। ये सॉल्व हो गया है 0.05। सिमिलरली HCl की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो आ जाएगा 0.1 into 100 डिवाइडेड बाई 200, दिस इज ऑल्सो 0.05। अब आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। और कॉमन आयन इफेक्ट के केस में जो कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से रेगुलेट करते हैं। तो अगर आपको पूरा इक्वेशन लिख के सॉल्व करना है तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। HCl डिसोशिएट होगा H प्लस और Cl माइनस में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.05 है, तो ये भी 0.05 और ये भी 0.05 आएगा। अब इसी सोल्यूशन में अगर आपने एसिटिक एसिड ऐड किया हुआ है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से रेगुलेट करते हैं। एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन 0.05 है, तो इस 0.05 में से कुछ डिसोशिएट करेंगे तो 0.05 इंटू 1 माइनस अल्फा 0.05 अल्फा और 0.05 अल्फा आएगा। ठीक है, बट चूंकि HCl इसी सोल्यूशन में अवेलेबल है तो यहाँ पे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 0.05 और ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों एक ही वेसल में परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये
H प्लस कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली यहाँ कॉपी करनी पड़ेगी, राइट। अब आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा पहले ही निग्लिजिबल होता है 1 के रेस्पेक्ट में, अभी इक्विलिब्रियम और बैकवर्ड चला गया है तो अल्फा सर्टेनली लेस देन एज कम्पेयर टू 1 निग्लिजिबल आएगा। और अगर अल्फा निग्लिजिबल आएगा तो यहाँ से हम एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन भी 0.05 मान सकते हैं और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन भी 0.05 मान सकते हैं। तो यहाँ से Ka की वैल्यू लिखेंगे तो आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिटेटाइन CH3CO माइनस इंटू H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH। ये पुट करना है आपको कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। बस अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो एक बार। इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इट बिकम्स 0.05 अल्फा, ये वैल्यू आएगी 0.05 इंटू 1 प्लस अल्फा, दूसरी वाली वैल्यू आएगी 0.05 इंटू 1 माइनस अल्फा। यहाँ से आपने नेग्लेक्ट करा अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से 0.05 अल्फा इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 आ जाएगा। यहाँ से अगर कोई अल्फा निकालना चाह रहा है तो आएगा 10 पावर -5 बाई 0.05, और अगर आप एसिटेटाइन कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो वो सीधे सीधे 0.05 अल्फा ही है, ये 10 टू द पावर -5 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि 0.05 में अब एसिटिक एसिड का कंट्रीब्यूशन कितना बचा है, ये वैल्यू एसिटिक एसिड का कंट्रीब्यूशन है विच इज हाउ मच 10 टू द पावर -5। अब 0.05 जो HCl का कंट्रीब्यूशन है उसमें एसिटिक एसिड का कंट्रीब्यूशन 10 पावर -5 है, जो कि अब किसी भी तरीके से ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं बची है। अगर आप थोड़ा पुराने सवाल से देखो, अगर हम एसिटिक एसिड का H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो अगर 0.1 m एसिटिक एसिड होता हमारे पास 100 ml तो वो H प्लस में कॉन्ट्रीब्यूट करता है 10 पावर -3 m। तो जो पहले एसिटिक एसिड 10 पावर -3 m कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था वो अब कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 10 पावर -5। तो आप देखो 100 टाइम्स का डिक्रीज हो गया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सप्रेस्ड नॉट डिक्रीज्ड। पहले जो एसिटिक एसिड 10 पावर -3 H प्लस कंसंट्रेशन दे रहा था वही एसिटिक एसिड HCl की प्रेजेंस में 10 पावर -5 देने लगा है। सो अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स का डिक्रीज हो गया। समझ आई बात, इसलिए इसको सप्रेस्ड बोलते हैं। और इस सोल्यूशन में अगर पीएच लिखेंगे तो पीएच निकालने के लिए केवल यही स्टेप सफिशिएंट था। कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है तो केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से हम H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते थे, तो हम यहाँ डायरेक्टली पीएच लिखते हैं माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, एंड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज हाउ मच 0.1/2। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 0.1/2, तो दिस कम्स आउट टू बी 1 प्लस log 2 और सिंपली 1.3। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन सप्रेस कर गया है। क्लियर, दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। समझ गए यहाँ तक सब लोग पहले? तो कॉमन आयन इफेक्ट जब भी अप्लाई होगा तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वही कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेगुलेट करेगा। समझ आ गई बात? क्लियर? तो इसके दो एग्जांपल और लिखिए, एक और एग्जांपल लिखेंगे या नोट बना के इंपॉर्टेंट केस लिख लो क्योंकि ये कई बार ही आता है। तो नोट बना के पॉइंट लिखिए। तो हम लोग देखो प्रैक्टिकल में जब लैब में टेस्ट करते हैं, तो आप लोग लैब में प्रैक्टिकल्स करोगे तो वहाँ ये चीज़ नोटिस में आएगी। तो पहले एग्जांपल में लिखो फॉर सेकेंड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स, for second group basic radicals, group reagent is H2S in presence of HCl. Group reagent is H2S in presence of HCl. Here, due to common ion effect, concentration of sulfide ion decreased, या concentration of sulfide ion suppressed ऐसे लिख लो या decreased लिख लो, या concentration of sulfide ion regulated to precipitate effect, concentration of sulfide ion regulated to precipitate only group 2 basic radicals.
इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। H2S एक वीक एसिड है, HCl उस पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl का कॉमन आयन इफेक्ट H2S पे अप्लाई होगा तो उससे सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन रेगुलेट कर जाएगी। यहाँ पे ग्रुप 2 के बेसिक रेडिकल जो होते हैं दैट इज एक्चुअली लेड, मर्करी, कॉपर, बिस्मथ, कैडमियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिन और टिन 4+। ये हमारे सेकेंड ग्रुप बेसिक रेडिकल है। आप यहाँ ध्यान से देखो तो एक्चुअली में कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट अगर आप समझना चाहते हो तो देखो यहाँ पे एक तो H2S है, H2S आयनाइज होकर बना रहा है 2H+ एंड H2- और एक HCl है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसने H+ और Cl- दिया। तो जैसे ही कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई हुआ तो आप देखो ये दोनों कॉमन आयन है, तो यहाँ से इसका नेट रिजल्ट क्या होगा, सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। इसी को हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। केवल H2S लेंगे तो सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगी, और अगर आपने H2S के साथ HCl ऐड कर दिया तो तुरंत सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएगी। लॉजिक आप समझ सकते हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, ली चैटलेट्स प्रिंसिपल। जैसे ही H2S में आप HCl ऐड करोगे H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, H2S का इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएगी। यही काम हम लोग थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स में भी करते हैं। तो अगर रूल लिखो, फॉर थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स group reagent is NH4OH in presence of NH4Cl. Group reagent is NH4OH in presence of NH4Cl. Here, due to common ion effect of NH4+, here due to common ion effect, concentration of OH- regulated to precipitate only group 3 basic radicals. और अगर आपको ग्रुप 3 के बेसिक रेडिकल समझने हैं तो इट इज Fe3+, Cr3+ एंड Al3+। तो यहाँ पे भी देखो आपकी बार किसका कॉमन आयन इफेक्ट लगा रहे हैं, NH4OH का। तो देखो NH4OH जो है वो वीक बेस है, तो ये आयनाइज होके बनाएगा NH4+ एंड OH-। और NH4Cl क्या है, सॉल्ट। और मैंने आपको बताया था जितने भी वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो इससे बनेगा NH4+ एंड Cl-। अब देखो जैसे ही NH4Cl को आप NH4OH में डालोगे, ये कॉमन आयन है, तो NH4+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो पहला वाला इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, और जैसे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा तो उससे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- जो है डिक्रीज कर जाएगी, जिससे केवल ग्रुप 3 रेडिकल प्रेसिपिटेट करेंगे। तो यहाँ से OH- कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। दिस इज ऑल्सो एन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। समझ में आई बात आपको? तो HCl की प्रेजेंस में H2S का डिसोसिएशन, NH4Cl की प्रेजेंस में NH4OH का डिसोसिएशन सप्रेस कर जा रहा है। दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। नेक्स्ट केस लिखिए एडवर्स आयन इफेक्ट। तो उसमें लिखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, डिसोसिएशन ऑफ weak electrolyte, dissociation of weak electrolyte increases by mixing, dissociation of weak electrolyte increases by mixing it with an electrolyte having adverse ion। एडवर्स आयन का मतलब जो आयन उस एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के किसी भी आयन को कंज्यूम कर ले। मैंने बोला डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस बाय मिक्सिंग इट विद एन इलेक्ट्रोलाइट हैविंग एडवर्स आयन। तो अब जैसे मान लो आपने एसिटिक एसिड में NaOH मिलाया, देखिएगा ध्यान से, एसिटिक एसिड में आपने CH3CO- और H+, ये आपका एसिटिक एसिड है, और इसमें सपोज करो हमने NaOH ऐड कर दिया। अब NaOH के अंदर देखो OH- आयन प्रेजेंट है, तो OH- आयन क्या करेगा, H+ आयन को कंज्यूम कर लेगा, तो उसका एडवर्स आयन हो गया। अब मान लो मैं इसमें NaOH ऐड करा, NaOH is giving you Na+ एंड OH-। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, ये H+ और ये OH- एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे क्योंकि एसिड रिएक्ट्स विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये H+ आयन के लिए OH- आयन कैसे काम कर रहा है, एडवर्स आयन की तरह से। तो जैसे ही आपने ये एडवर्स आयन ऐड किया
तो उससे क्या होगा, तो जो एसिटिक एसिड है उसका डिसोसिएशन बढ़ जाएगा तेजी से, क्योंकि जैसे ही H प्लस आयन कंज्यूम होगा तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे OH माइनस आयन कंज्यूम्स H plus ion, hence equilibrium shifts in forward direction. OH minus ion consumes H plus ion, hence equilibrium shifts in forward direction. तो यहाँ पे जो OH minus ion है वो हमारे एडवर्स आयन की तरह काम कर रहा है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो अगर हमने H plus आयन में H plus आयन ही ऐड करा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, H plus आयन में OH minus आयन ऐड कर दिया तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चला जाएगा। फॉरवर्ड चला जाएगा तो डिसोसिएशन अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। तो देखो एडवर्स साइन इफेक्ट का अगर एप्लीकेशन देखना है तो ग्रुप 4 में अप्लाई करते हैं। फॉर ग्रुप 4 बेसिक रेडिकल्स ग्रुप रिएजेंट इज H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। तो देखो H2S H प्लस देगा और NH4OH OH माइनस देगा, तो H प्लस आयन कंज्यूम कर लेगा। तो हियर ड्यू टू एडवर्स साइन इफेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इंक्रीजेस टू प्रेसिपिटेट ग्रुप 4 बेसिक रेडिकल्स। ग्रुप 4 बेसिक रेडिकल लिखते हैं तो इट इज निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज एंड जिंक। तो अब यहाँ देखो क्या होता है, जो H2S है वो तो बना रहा है H प्लस एंड H2 माइनस, और यहाँ पे आपने NH4OH ऐड किया, ये प्रोड्यूस कर रहा है NH4 प्लस एंड OH माइनस। तो इस H प्लस आयन को ये OH माइनस आयन कंज्यूम करने लगेगा तो इक्विलिब्रियम अपने आप फॉरवर्ड शिफ्ट होने लगेगा। जैसे H प्लस आयन को OH माइनस आयन कंज्यूम करेगा तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होने लगेगा। OH माइनस कंज्यूम्स H प्लस, hence equilibrium shift in forward direction. OH minus consumes H plus, hence equilibrium shifts in forward direction. तो ऑटोमेटिकली सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो ग्रुप 4 बेसिक रेडिकल आसानी से प्रेसिपिटेट करवा पाएंगे। दोनों तरह के इफेक्ट समझ में आए, एक है कॉमन आयन इफेक्ट और एक है एडवर्स आयन इफेक्ट। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट केस लिखेंगे pH of strong acid or strong base of very low concentration. pH of strong acids and strong bases of very low concentration. और उसमें एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट pH of 10 to the power minus 7 m HCl at 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखो इसका pH 7 नहीं रिपोर्ट करना होता, ये बस ध्यान देने की चीज है, क्योंकि अगर हमने HCl का pH 7 रिपोर्ट कर दिया तो आपको पता है HCl तो एसिड होता है, चाहे जितनी कम कॉन्सेंट्रेशन कर दें वो न्यूट्रल थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कुछ ऐसी फॉल्ट कर रहे हैं जो हमारे नोटिस में नहीं आ रही। तो अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत ये है कि एक्चुअली में HCl आप वाटर में ऐड करोगे और वाटर भी तो अपना कुछ ना कुछ H प्लस आयन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अभी तक हम जितने भी एसिड्स ले रहे थे उनकी कॉन्सेंट्रेशन सिग्निफिकेंटली गुड थी, इसलिए वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन निग्लेक्ट करते हुए चल रहे थे। आपको मैंने सबसे पहले दिन बताया था कि जब हम वीक एसिड्स का pH कैलकुलेट कर रहे थे तो आपको बताया था वहाँ पे एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नेग्लिजिबल रहे थे और दूसरा वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कंसीडर कर रहे थे। बट जब हम बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन के एसिड या बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस लेंगे तो वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब वाटर का भी कंट्रीब्यूशन कंसीडर करना पड़ेगा तो अब आपको पता है HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो कहीं ना कहीं कॉमन आयन इफेक्ट भी लगेगा। बट इस केस में चूंकि HCl की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो उसका जो कॉमन आयन इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएगा। अब हम देखते हैं कितना इफेक्ट लग रहा है, वो चीज नोटिस करेंगे। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये 100% आयनाइज होगा, H प्लस एंड Cl माइनस। HCl की कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 पावर माइनस 7 m है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन भी 10 पावर माइनस 7 m आ जाएगा। एट द सेम टाइम इसी सॉल्यूशन में वाटर भी प्रेजेंट है, वाटर आयनाइज होगा H प्लस एंड OH माइनस में। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पता है Kw 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 पावर माइनस 14 होता है। अब HCl जो HCl H प्लस दे रहा है वो तो 10 पावर माइनस 7 आएगा ही आएगा पहले से। अब कुछ ना कुछ वाटर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, बट फिर भी जब HCl ही H प्लस 10 पावर माइनस 7 दे रहा है जो कि न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंच गया है, तो इसका मतलब वाटर का भी अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर होगा।
अब जब वाटर का अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा और होगा, तो हमने वाटर का कंट्रीब्यूशन x अज्यूम करा, तो वाटर जितना H प्लस देगा एग्जैक्टली उतना ही OH माइनस भी देगा। ये ठीक है। तो वाटर ने H प्लस कंट्रीब्यूट करा लेट्स से x, OH माइनस भी कंट्रीब्यूट करा लेट्स से x। अब ये तो हमें कंफर्म पता है कि इक्विलिब्रियम तो फिर से अटेन होगा। अब जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो उस कंडीशन में Kw विल बी इक्वल टू concentration of H plus into OH minus. Kw will be equal to concentration of H plus into OH minus. अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, ये आ जाएगा 10 पावर माइनस 7 प्लस x इंटू एक्स। अब देखो कई बार लोग क्या करते हैं कि पूरा पूरा वाटर का कंट्रीब्यूशन ऐड कर देते हैं 10 पावर माइनस 7, ऑल्दो उससे क्लोजेस्ट आंसर आ जाएगा, बट अगर आपको कभी बहुत एक्यूरेट आंसर निकालना पड़े तो फिर इसको पूरा सॉल्व करना चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये हमारे लिए इक्वल टू 10 पावर माइनस 14 बन जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो आप जरा सॉल्व करके एक बार x बताओगे। तो यहाँ से हमने देखो क्वाड्रेटिक सॉल्व करी, एक्स स्क्वायर प्लस 10 पावर माइनस 7x माइनस 10 पावर माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a सॉल्व करके अगर x निकाला तो दिस कम्स आउट टू बी 0.62 into 10 पावर माइनस 7। तो अब यहाँ से टोटल h प्लस कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, तो 10 पावर माइनस 7 HCl से 0.62 into 10 to the power minus 7 वाटर से, तो वैल्यू आ जाएगी 1.62 into 10 to the power minus 7। और अब अगर हम pH लिखेंगे तो आ जाएगा 7 माइनस लॉग ऑफ 1.62। और देखो pH अपने आप 7 से कम आ गया, यानी कि सॉल्यूशन अभी भी एसिडिक ही है, देयर इज नो कंफ्यूजन। समझ में आ गई बात। अगर लॉग ऑफ 1.62 की वैल्यू लिखेंगे दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.2, तो ये वैल्यू सॉल्व करके लिखेंगे 7 माइनस 0.2 मतलब अप्रोक्सीमेटली 6.8 आ जाएगा। अब चाहो तो लॉग ऑफ 1.62 की वैल्यू लिख लो, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.2। ये मैंने लॉग टेबल से देख के लिखा हुआ है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। समझ गए। अब जैसे मैंने 10 पावर माइनस 7 MHCl सॉल्व करा है, ऐसे ही आपको 10 पावर माइनस 8 MHCl, 10 टू द पावर माइनस 6 MHCl और फिर वही तीनों NaOH के लिए भी सॉल्व करना है। दिस इज योर होमवर्क, कर लोगे ना। मतलब आपका अगला सवाल है, अगर आप यहीं पे चाहो तो सवाल लिख लो, कैलकुलेट pH ऑफ 10 to the power minus 8 MHCl, 10 to the power minus 6 MHCl, 10 to the power minus 7 NaOH, 10 to the power minus 8 NaOH and 10 to the power minus 6 NaOH। ये आपके 5 सवाल हैं जिनके pH आपको कैलकुलेट करके निकालना है। ठीक है, इनके pH आप लोग सॉल्व करके निकालेंगे। So next question is calculate pH of 10 to the power minus 8 MHCl at 25 डिग्री सेल्सियस। तो बिल्कुल आइडेंटिकली पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। तो HCl से H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर माइनस 8 10 पावर माइनस 8 आया। वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हमने x अज्यूम कर लिया तो H प्लस हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस x। बाकी Kw की वैल्यू H प्लस इंटू OH माइनस डेफिनेटली आएगी, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। तो 10 पावर माइनस 8 प्लस x इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 14। क्वाड्रेटिक्स अब की बार सॉल्व करोगे तो देखो H प्लस का कंट्रीब्यूशन लगभग 10 पावर माइनस 7 ही आ जाएगा। मतलब इस केस में हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl 10 पावर माइनस 7 से नीचे जाएगा तो वाटर अपना लगभग 100% कंट्रीब्यूट करने लगेगा। तो इस कंडीशन में अब हम H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अगर लिखेंगे, ये 2 into 10 to the power minus 7 आ जाएगा। या फिर अगर हम pH लिखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 7 माइनस लॉग 2, 7 माइनस log 2। वाटर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ज्यादा काउंट करेंगे तो दिस बिकम्स 7 माइनस log 2 which is approximately 6.7। ठीक है, तो जैसे ही HCl की कॉन्सेंट्रेशन और कम करी तो pH हमारा जो है फर्दर 6.7 पहुंचने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द pH ऑफ 10 to the power minus 6 MHCl at 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखो HCl ने यहाँ H प्लस और Cl माइनस दिया, H प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम HCl इज 10 पावर माइनस 6 10 पावर माइनस 6। वाटर कॉन्ट्रीब्यूशन फिर से x अज्यूम कर लो। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए आपको सारी चीजें क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, कि लास्ट में आपको डायरेक्ट रूल बताऊंगा कि कैसे हम लोग pH कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखो Kw will be H plus into OH minus concentration, so this 10 power minus 6 plus x into x is equal to 10 power 14। अब की बार क्वाड्रेटिक बन जाएगी x square plus 10 power minus 6x minus 10 power 14 is equal to 0।
घनाचार फॉर्मूला लगाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 10 पावर माइनस 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 10 पावर माइनस 12 प्लस 4 इंटू 10 पावर 14/2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी बार 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 8। तो आप देखो ये 10 पावर माइनस 6 के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल है, तो अगर हम H प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन देखो निग्लिजिबल आ गया, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आपकी बार देखो 10 पावर माइनस 6 ही ले ली गई है और pH देखो 6 आ गया। ठीक है, तो आप देखो इसी चीज को अगर जनरलाइज कर रहे हैं तो दो मेन स्टेटमेंट बने। अगर HCl या स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर माइनस 7 है तब तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, तो बेटर है उसका सीधा रिजल्ट याद कर लो कि 10 पावर माइनस 7 है HCl का अगर pH कभी भी निकालना पड़ेगा तो उसका हमें डायरेक्ट रिजल्ट पता है 6.8। 10 टू द पावर माइनस 7 MHCl का pH निकालेंगे तो इट इज डायरेक्टली 6.8। इसके अलावा कोई भी केस आएगा तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। If H plus from the strong acid is less than 10 power minus 7 तो वाटर का पूरा कंट्रीब्यूशन 10 पावर माइनस 7 ले लो एग्जैक्ट। मतलब अगर 10 पावर माइनस 7 से कम कितना भी H प्लस एसिड प्रोवाइड कर रहा हो तो वाटर का पूरा कंट्रीब्यूशन 10 पावर माइनस 7 ले लो और उसमें आप H प्लस जितना ऐड करना है फ्रॉम अदर सोर्स वो ऐड कर दो, तो डेफिनेटली जो हमारा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है वो सीधे सीधे वाटर ही रेगुलेट करने लग जाएगा अगर कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड की 10 पावर माइनस 7 से कम होगी। दूसरा केस अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड से 10 पावर माइनस 7 से ज्यादा आ रहा है तो उस केस में फिर वाटर का कंट्रीब्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, then neglect the contribution of H plus towards neglect the contribution of water towards H plus। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर माइनस 7 है तब तो डायरेक्टली मैंने अभी तुम्हें सॉल्व करना सिखाया 6.8। अगर कॉन्सेंट्रेशन 6.7 10 पावर माइनस 7 से कम है तो वाटर का पूरा कंट्रीब्यूशन 10 पावर माइनस 7 डायरेक्ट ले लो, और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर माइनस 7 से ज्यादा है तो फिर वाटर का बिल्कुल कंट्रीब्यूशन मतलब यानी बोथ द कंडीशन देयर इज नो नीड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में जब pH 10 पावर माइनस जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड 10 पावर माइनस 7 से कम होगी तो पूरा पूरा वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना है, और 10 पावर माइनस 7 से ज्यादा एसिड की कॉन्सेंट्रेशन होगी तो पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन एसिड से लेना है। समझ आ गई कॉन्सेप्ट? Now the next question, calculate the pH of 10 to the power minus 7 NaOH at 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखो आपको क्लू मिल चुका है, जैसे मैंने HCl सॉल्व करा वैसे NaOH होगा, तो जैसे पहले H प्लस निकाल रहे थे OH माइनस निकालेंगे, तो NaOH 100% आयनाइज होगा पहले, इट विल फॉर्म 10 to the power minus 7 प्लस 10 to the power minus 7 OH माइनस। वाटर का कंट्रीब्यूशन आपकी बार X अज्यूम कर ले रहे हैं, तो आपकी बार H प्लस कंट्रीब्यूशन वाटर की वजह से आएगा X और OH माइनस कॉन्सेंट्रेट कंट्रीब्यूशन हो जाएगा X प्लस 10 to the power minus 7 प्लस X, क्योंकि NaOH OH माइनस में कंट्रीब्यूट करेगा 10 to the power minus 7, तो उसमें प्लस X वाटर का कंट्रीब्यूशन ले लिया, तो H प्लस इंटू OH माइनस की वैल्यू X 10 to the power minus 7 प्लस X इंटू X हो जाएगा। समझ में आ रही बात? उल्टा लिखो उससे कोई बात नहीं, मैथमेटिकली इट इज सेम, सो इट इज X इंटू 10 to the power minus 7 प्लस X, दिस इज इक्वल टू 10 पावर 14। फिर से वही पुराने तरीके से क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, तो x की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस 10 माइनस टाइम 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस रूट ऑफ 10 टू द पावर माइनस 14 प्लस 4 इंटू 10 पावर 14, इसको सॉल्व बाई 2 सॉल्व करेंगे तो फिर से x की वैल्यू 0.62 इंटू 10 पावर माइनस 7 आ जाएगी। OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर माइनस 7 प्लस 0.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो 1.62 इंटू 10 पावर माइनस 7 बन गया। OH सॉल्व हो क्या गया 6.8, तो pH आ जाएगा 7.2। क्लियर? समझ में आया? बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन होता है जैसे जैसे pH पहले सॉल्व किया था वैसे pOH सॉल्व होगा इस बार, बस 14 में से सब्ट्रैक्ट करके pH लिख देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट केस, कैलकुलेट द pH ऑफ 10 टू द पावर माइनस 8 NaOH। अभी मैंने आपको समझाया था जैसे HCl के केस में कि जब 10 पावर माइनस 7 से कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है तो वाटर का कंट्रीब्यूशन लगभग 100% ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो Na प्लस 10 पावर माइनस 8 और OH माइनस भी 10 पावर माइनस 8, तो OH माइनस हो जाएगा 10 पावर माइनस 8 प्लस X और H प्लस हो जाएगा X। तो यहाँ से X की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर माइनस 7 पहुंचने लगेगी, तो यहाँ से OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे तो आ जाएगा 10 पावर माइनस 7 प्लस 10 पावर माइनस 8, दिस इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो pOH आ जाएगा 7 माइनस लॉग ऑफ 1.1 विच इज क्लोज टू 6.96, 7 से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि बस सोल्यूशन हमें अल्कलाइन रखना है, तो pOH 7 से थोड़ा सा कम आएगा, तो pH की वैल्यू 7.04, यानी pH स्लाइटली मोर देन 7, यानी कि सॉल्यूशन अल्कलाइन ही होगा और बहुत वीकली अल्कलाइन होगा। ओके, आई थिंक मैंने गलती कर दी, 10 पावर माइनस 8 MHCl में देखो शायद कैलकुलेशन फॉल्ट कर दिया, उसको सही कर लीजिए प्लीज एक बारी। 10 पावर माइनस 8 MHCl में ध्यान देना है, हमने 10 पावर माइनस 8 MHCl सॉल्व किया था
ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन सही करनी है यहाँ पे, मैंने शायद 2 × 10⁻⁷ लिख दिया, तो मेक इट करेक्ट। तो ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन करिए 10⁻⁷ प्लस 10⁻8, मैंने गलती से शायद 2 × 10⁻7 लिख दिया था, मेक इट करेक्ट। ये होना चाहिए 10⁻⁷ प्लस 10⁻8, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1.1 × 10⁻7 आएगा, तो पीएच बनेगा 7 - 11 1.1 which is 6.96। पीएच हो जाएगा 7 - 1 log of 1.1, ये 6.96 हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, दिस वाज द फॉल्ट राइट। आई होप आप समझ गए, वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, मैंने 2 × 10⁻7 लिख दिया था डायरेक्टली H प्लस, जबकि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻8 प्लस x आया 10⁻7, तो H प्लस होगा 10⁻7 प्लस 10⁻8 which is 1.1 × 10⁻7, तो pH आ जाएगा 7 - log of 1.1 which is approximately 6.96। ठीक है, चलो उसके बाद बस लास्ट क्वेश्चन चेक करना है। सो इन द लास्ट क्वेश्चन pH, कैलकुलेट द pH of 10⁻6 m NaOH। मैंने बोला था जैसे ही 10⁻7 से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करेंगे तो वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल मान लेंगे। यहाँ देखो हमने वैसे वही सेम फॉर्मेट फॉलो किया, concentration of NaOH is 10⁻6, so Na plus 10⁻6, OH minus 10⁻6, H plus लिया x, वाटर का कंट्रीब्यूशन अगर x ले लें तो OH माइनस हो गया 10⁻6 प्लस x। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली अगर x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 10⁻8। अगर आप में से किसी को लिखना है एक्सप्रेशन तो यू कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑल्सो, एक्सप्रेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स लाइक एक्सप्रेशन बनेगा x इंटू 10⁻6 प्लस x विल बी इक्वल टू 10⁻14। आप यहाँ से ध्यान से देखो तो अप्रॉक्सीमेटली x की वैल्यू 10⁻8 बन जाएगी, तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन अपना 10⁻6 हो जाएगा, तो POH लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, तो pH की वैल्यू 8 आ जाएगी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर लेक्चर, थैंक यू।